राष्ट्रपति भवन, जो भारतीय गौरव के प्रतीक हैं, वहां तक जब सामान्य जन पहुंचते हैं तब लोकतंत्र धन्य होता है, सृजन साकार होता है। महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी भारत के उस जन सामान्य के लिए एक उदाहरण हैं जो स्वयं को महानगरीय चकाचौंध में सर्वथा उपेक्षित अनुभव करता है। आदरणीय मुर्मू जी को देखकर वन प्रांत में अपनी बेटी को दुलारती मां अब अवश्य कहेगी कि मेरी बेटी एक दिन राष्ट्रपति बनेगी। नारी हूं मैं, जीवन हूं मैं, नेत्री अभिनेत्री योद्धा हूं मैं, हर सुबह हर शाम हूं मैं, चेहरे पर खिलती मुस्कान हूं मैं। हर दर्द को सहना आता है, हर जख्म को भरना आता है, क्योंकि अनुसुईया, दुर्गा, काली और झांसी की रानी हूं मैं। भारत में महिलाओं ने अपने प्रचंड कर्म की गतिशीलता से अनेक क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक मापदंडों पर कई बड़े बदलावों को जन्म दिया। आज हम भारत की महामहिम और कुशल राजनीतिज्ञ का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में उत्कृष्ट कार्यों द्वारा और अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए राष्ट्र की सर्वोच्च पद पर स्वयं को सुशोभित कर संपूर्ण विश्व में हलचल पैदा कर दी। हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव के एक संथाल परिवार में हुआ। आदिवासी लोगों के जीवन को सुखद बनाने, विशेषकर महिलाओं के जीवन को शिक्षित कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का निरंतर कार्य किया। बचपन से ही उच्च शिक्षा को ग्रहण करने की उनकी भीतर तीव्र इच्छा शक्ति थी। विद्यालय में सभी छात्रों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली मेधावी छात्रा रही। उच्च शिक्षा प्राप्त करते समय अपने गुरु वासुदेव बेहरा जी के प्रभाव से आपका सर्वांगीण विकास हुआ। बेटा, मानव जीवन में संस्कृति का क्या महत्व है? गुरुजी, संस्कृति जीवन की उन अवस्थाओं का नाम है जो मनुष्य के भीतर ज्ञान, व्यवहार, लगन एवं विवेक पैदा करती है। वस्तुतः संस्कृति मानव के मानसिक, नैतिक, भौतिक, सामाजिक एवं कलात्मक जीवन की समस्त उपलब्धियों की समग्रता ही है। बहुत सुंदर बेटा। मुझे हमेशा से ये लगता था कि अभावों में जीवन जिया नहीं जा सकता, मगर तुमने अपने ज्ञान, कौशल व लगन से आज मेरे सोच को ही बदल दिया है। तुम प्रतिदिन कई किलोमीटर नंगे पांव चलकर ऊपरवेड़ा के इस सरकारी स्कूल में पढ़ने आती हो। एक दिन भी तुमने कभी अवकाश नहीं लिया। तुमने मेरी छात्रा बनकर मेरे जीवन को गौरव प्रदान किया है। अब तुम आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए संकल्पबद्ध रहना, यही मेरा आशीर्वाद है। नहीं गुरुजी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे गुरु बने, पर मेरी नानी चाहती है कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए भुवनेश्वर चली जाऊं, मगर मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। कृपया इस विषय में मेरा मार्गदर्शन करें। बेटा, तो तुम्हें कुंतला कुमारी सबत विमेंस कॉलेज में जाकर आगे की पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। तुम्हें किसी भी प्रकार की मेरी सहायता चाहिए तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर कार्तिक जी ने जब पढ़ाई के सभी प्रमाण पत्रों में मुर्मू जी की श्रेष्ठ प्रतिभा को देखा तो वह स्वयं ही मुर्मू जी का कुंतला कुमारी सबत विमेंस कॉलेज में दाखिला कराने निकल पड़े। उच्च शिक्षा प्राप्ति के कुछ सालों पश्चात आपका श्याम चरण मुर्मू जी से विवाह हो गया। जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, मगर 2009 से 2015 के मध्य उनके जीवन पर भारी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दुर्भाग्यवश दोनों बेटों और उनके पति तीनों की अलग अलग समय पर अकाल मृत्यु हो गई।
वैसे तो साल 1997 में पहली बार पार्षद का चुनाव जीतकर मुर्मू जी ने राजनीति में पदार्पण किया। सन 2000 में जब चुनावी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्य कर रहे थे, तभी कार्यकर्ताओं ने द्रौपदी जी को बताया कि बालासोर के एक गांव में कुछ लोगों का समूह मतदान नहीं करना चाहता। इस बात का पता लगते ही वे बोली, मैं पार्षद प्रत्याशी बाद में हूँ, पहले मैं एक शिक्षिका और समाज सेवी हूँ। समाज को जागरूक करना मेरा पहला कर्तव्य है। दीदी, चुनावी रणनीति के तहत रजवाड़ी, संथाल, सौरा और थरवा सभी जनजाति के लोग आपको प्रत्याशी के रूप में काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आपकी जीत होना सुनिश्चित है। मगर दीदी, बालासोर के एक गांव में कुछ लोगों का समूह किसी पार्टी के लिए मतदान नहीं करना चाहता। भाई साहब, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2-4 परिवारों के वोटों से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम जीत रहे हैं, ये हमारे लिए काफ़ी है। प्रभाकर जी, जितना हमारा मकसद है, परंतु मैंने हमेशा से ही एक श्रेष्ठ समाज वाले लोगों की दुनिया में कल्पना की है। एक शिक्षिका होने के नाते मैं नहीं चाहती लोग अपने अधिकारों का पालन करने में कोई संकोच करें। आप उस गांव में जाकर सभी लोगों को एकत्रित कर मेरे आने की सूचना दें। ठीक है दीदी, मैं कल सुबह जाकर सभी आदिवासी जनजाति के लोगों को एक स्थान पर एकत्रित कर आपसे मिलवाता हूँ। सुबह? सचिव जी, सुबह नहीं, आज शाम ही मैं सभी से मिलना चाहूँगी। मगर ये काम तो कल भी हो सकता है दीदी। सचिव जी, कबीर जी ने कहा है, काल करे सो आज कर और करे सो अब। समझ गया दीदी, जाता हूँ। इस प्रकार मुर्मू जी निकल पड़ी बालासोर के उस गांव के ग्रामवासियों को मतदान के लिए जागरूक करने। जिस ग्राम के प्रधान मुखिया ने संपूर्ण गांव को योगमय जीवन के लिए तो प्रेरित किया था, किंतु गांव में विकास एवं उपयुक्त संसाधनों का अभाव होने से लोगों में मतदान के प्रति कोई विश्वास नहीं रह गया था। मुर्मू जी जनमानस में इसी विश्वास को पुनः जागृत करने हेतु उस ग्राम के लिए प्रस्थान करती हैं। हमने सुना है आप सभी आगामी चुनावों में मतदान नहीं करना चाहते। आज मैं किसी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच नहीं आई हूँ। एक शिक्षिका और समाज सेविका होने के नाते मैं आप सभी से आपकी परेशानियों को जानने आई हूँ। मुर्मू जी, हमारा मतदान में अब कोई विश्वास नहीं। आपसे पूर्व के सभी प्रत्याशी हमारे गांव के विकास के नाम पर हमें मूर्ख बना हमारी जमीनों पर कब्जा ही करते आए हैं। दे हर साल 10-12 पौड़ेवार गांव छोड़कर भाग जाते हैं। मगर क्यों? समय पर बरसात होती नहीं। ऐसे में किसानों को सारी फसल बर्बाद हो जाती और अंत में किसानों को अपनी सारी संपत्ति बेचकर जाना पड़ता है। पूर्वों की सरकारों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ, आपकी परेशानियों और अधिकारों के लिए मैं आगामी चुनावों के बाद एक अच्छा बीज, खाद, मशीनें और सिंचाई के लिए उपयुक्त पानी की व्यवस्था के लिए पार्टी के आला कमान अधिकारियों और मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर पहला कार्य ही आपके क्षेत्र के लिए करूंगी। अगर मैं ये चुनाव जीत जाती हूँ तो आपकी प्रत्याशी के तौर पर, और नहीं तो समाज सेवी के रूप में आज से मेरा पहला कर्तव्य ही आपकी समस्याओं के लिए लड़ना होगा। मुर्मू जी, आप आगामी चुनाव अवश्य जीतेंगी। आपके निस्वार्थ कार्यों को हम सभी जानते हैं। आपने हमारे बच्चों को शिक्षित कर इस राज्य के शिक्षा के स्तर को बढ़ाया है। मगर मैं चाहूँगी आप भी निस्वार्थ कार्य करें। आपकी दूरदर्शिता समूचे राष्ट्र को बल प्रदान करेगी। आपका मतदान आपका अधिकार है और किसी भी लोकतंत्रीय देश का आधार मतदान ही होता है, और इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व ना जाने
कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों ने, नेताओं ने और देशभक्तों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। दीदी, आपकी शिक्षा ने हमको आज एक जागरूक मतदाता बना दिया है और मैं इस राज्य को और एक सशक्त राज्य बनाने के लिए अवश्य मतदान करेंगे। हमारा नेता कौन बनेगा? जो जनजाति के काम करेगा। हमारा नेता कौन बनेगा? जो जनजाति के काम करेगा। हमारा नेता कौन बनेगा? जो जनजाति के काम करेगा। हमारा नेता कौन बनेगा? जो जनजाति के काम करेगा। दीदी मुर्मू जिंदाबाद जिंदाबाद। दीदी मुर्मू जिंदाबाद जिंदाबाद। दीदी मुर्मू जिंदाबाद जिंदाबाद। द्रौपदी मुर्मू जी के सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए साल 2000 और 2009 में बीजेपी के टिकट पर 2 बार विधायक बनकर साल 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री बन गई। साल 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनने का गौरव भी उन्हें ही प्रदान हुआ। मगर आदिवासी लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा करने के लिए मुर्मू जी ने तत्कालीन सरकार की CNT एक्ट और SPT एक्ट की फाइलों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। नमस्कार मैडम, मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से आपको फूलों के गुलदस्ते के साथ शुभकामनाएं भेजी हैं। आप उन्हें भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिएगा और मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। मैडम, CNT एक्ट और SPT एक्ट के संशोधन विधेयक की फाइलें झारखंड विधानसभा से पारित होने के बाद से ही आपकी स्वीकृति के लिए आपके कार्यालय में रखी हुई हैं। मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया है जल्द से जल्द हस्ताक्षर कर मुख्यमंत्री कार्यालय भिजवा दें। देखो, मैंने कुछ समय पूर्व ही एक पत्र के माध्यम से ये पूछा था कि इस विधेयक से आदिवासियों को क्या लाभ होगा और उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, परंतु आज तक मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। मैडम, मुख्यमंत्री जी का कहना है उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ही यह विधेयक विधानसभा से पारित होकर आप तक पहुंचा है। अगर ऐसा है तो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी सहित करीब 200 आपत्तियां राजभवन को क्यों मिली? मुख्यमंत्री जी से आप कहे, मैं आदिवासियों के हितों की पूर्ण रक्षा करूंगी और मैं किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत हितों के लिए कार्य नहीं करती। अब आप फाइलें लेकर जा सकते हैं। मई 2017 में यह बगैर दस्तखत सरकार को वापस भेज दिया गया और तत्कालीन सरकार राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी के किसी भी प्रश्न का उत्तर न दे पाई और विधेयक कानूनी रूप न ले सका। राज्यपाल पद पर रहते हुए भी उनका शिक्षा के प्रति गहरा लगाव रहा। सन 2016 में उन्होंने अपने दिवंगत पति श्री श्यामचरण मुर्मू जी और अपने पुत्रों की स्मृति में SLS मेमोरियल स्कूल की स्थापना कर बतौर शिक्षिका समय समय पर बच्चों से मिलना आरंभ कर दिया। अच्छा बच्चों, हमारे जीवन के प्रारंभ में अर्थात जन्म लेने के कुछ वर्षों बाद हमें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रथम गुरु कौन होता है? हाँ, आप। नहीं, मुझसे भी पहले सोचकर बताओ। टीचर, प्रारंभ में तो माता पिता ही शिक्षक होते हैं। बहुत सुंदर। माता पिता ही जीवन के सबसे बड़े गुरु होते हैं। अच्छा बच्चों, क्या बताया मैंने? कल आपने हमें बताया था कि शिक्षा जीवन भर सीखने की एक प्रक्रिया है। मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। हम जीवन के हर पड़ाव पर सीखते हैं और ये प्रक्रिया हमारे जीवन से शुरू होकर और हम जब तक धरती पर जीवित हैं तब तक ये निरंतर चलती रहती है। अच्छा, एक बात बताओ,
अगर आरुषि आज से 5 वर्षों बाद बैडमिंटन का खिलाड़ी बनना चाहती है तो आरुषि को क्या करना चाहिए? बैडमिंटन खरीदकर आसपास के मित्रों के साथ खेलना चाहिए। नहीं, आरुषि को सबसे पहले अपने लिए एक अच्छे कोच की आवश्यकता होगी जो आरुषि को इस खेल के सभी नियमों का विधिवत पालन कराकर आरुषि को एक अच्छा खिलाड़ी बनाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बतौर राज्यपाल भी कई अभूतपूर्व कार्य किए। श्रीमती मुर्मू जी की इसी सत्यपरायणता, कर्तव्य निष्ठा, जमीन से जुड़ाव व जनता जनार्दन के प्रति उनके सेवा भाव को देखते हुए एनडीए की सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में श्रीमती मुर्मू जी का नाम राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तावित किया और अपनी इसी लोकप्रियता के कारण 25 जुलाई सन 2022 को द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और इसी के साथ मुर्मू जी बनी भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति हमारे देश का स्वर्ण किरीट है, तो प्रधानमंत्री इस किरीट की चंद्रकांत मणि है, जिसकी आभा से राष्ट्र महिमा मंडित होता है। भारतवर्ष के प्रधानमंत्रियों में जिसने स्वयं को प्रधान सेवक मानकर अहर्निश सेवा महे को अपना ध्येय वाक्य स्वीकार किया, राष्ट्र ऋषि नरेंद्र भाई मोदी जी का साधनामय जीवन शून्य से सृजन का सर्वोत्तम उदाहरण है, जो प्रतिपल अपने निर्णयों से मानो कहते जाते हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, राष्ट्रहित में जो सही वो करके ही मानूंगा, वो करके ही मानूंगा। भारत कोई साधारण देश कभी नहीं रहा। संपूर्ण विश्व के कई देशों में आज भी यहाँ की दिव्यात्माओं और सभ्यताओं की झलक देखी जा सकती है। अनेकों राजाओं और शूरवीरों ने भारत का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों से लिखा है। ऐसे ही एक महान इतिहास को रचने के लिए 17 सितंबर 1950 को वडनगर गुजरात में एक युग पुरुष ने जन्म लिया। वह बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि और वाक कला कौशल के बल पर विद्यालय में सभी अध्यापकों का अति प्रिय छात्र था। यह बालक माता हीराबेन मोदी और पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी के साथ मिलकर आती जाती ट्रेनों में चाय बेचा करता। चाय चाय मोदी की चाय, सबकी चाय मोदी की चाय। अत्यधिक गरीबी में जीवन जीने वाला यह बालक रात को मिट्टी से बने कच्चे मकान में माता पिता की सेवा करता। जैसे ही इस बालक ने युवा अवस्था में प्रवेश किया, सेवा करने का यही भाव अब धीरे धीरे गुजरात के लोगों के बीच तेजी से बढ़ने लगा। और फिर एक दिन लक्ष्मण राव इनामदार जी की नज़र उस बालक पर जा पड़ी, जो उस समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक श्रेष्ठ नेता थे। इनामदार जी ने उस युवक को कहा, अरे तुम तो प्रतिभावान युवक हो और हमें संघ में तुम्हारे जैसे युवाओं की ही प्रतीक्षा रहती है। संघ के सदस्य बनोगे? वह बोला, मैं अभी स्वयं को खोजना चाहता हूँ। मेरे मन में अनगिनत प्रश्नों की लहर दौड़ती रहती है। मैं उनका उत्तर जानने के बाद ही आपसे कुछ कह पाऊंगा। और फिर एक दिन वह युवक उत्तर भारत की अनेक तीर्थ स्थलों से होकर हिमालय के दुर्गम मार्गों की ओर निकल पड़ा। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे? मैं तो तेरे पास में, ना पर्वत पे, ना जंगल में, ना ही एकांत निवास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना ही योग संन्यास में। फिर काहे भटक रहा तू प्राणी, जब मैं हूँ तेरे पास में। तेरी जगह यहाँ जंगलों की कंदराओं में नहीं, तुम्हारी जगह कहीं और है बालक, जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। यही जानने हेतु गुजरात से हिमालय तक आ पहुंचा हूँ ऋषिवर। क्या नाम है बच्चा? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। किसी की पीड़ा देखकर तुम्हारा मन दुखी क्यों होता है, यही जानना चाहते हो ना? संसार के चारों ओर का वातावरण देखकर मन में विरक्ति का भाव उत्पन्न होता है। ऋषिवर, जब आप सब कुछ जानते ही हैं तो मेरा मार्गदर्शन करें। वास्तव में संसार में मेरा मन नहीं लगता। अनगिनत प्रश्नों का पिटारा निरंतर मस्तिष्क में चलता रहता है। क्योंकि परमात्मा तुमसे मानव कल्याण का परमार्थ कार्य कराना चाहते हैं। अच्छा, इस संसार में कितने लोग ऐसे हैं जो भारत की समस्याओं को देखकर उनका समाधान ढूंढने निकल पड़ते हैं? महात्मन, भारत की समस्या तो छोड़िए, यहाँ लोग सड़क पर घायल व्यक्ति को देखकर भी अस्पताल तक पहुँचाने का कार्य नहीं करते, उल्टा मुंह फेरकर वहाँ से निकल जाते हैं। शरीर से जीवित होकर भी जो मृतक के समान संसार में विचरण कर रहे हैं, ऐसे लोगों से ही तो तुम्हें बात कर समस्याओं को जड़ से
खत्म करना है। अच्छा, एक बात बता, वो वृक्ष देख रहे हो, सूख चुका है, अब यह किसी काम का नहीं। इसे काटकर क्या करना चाहिए? महात्मन, इसे उखाड़कर एक नए वृक्ष का बीजारोपण किया जाना चाहिए। इसी प्रकार भारत में अनेकों कुरीतियों और समस्याओं को उखाड़कर तुम्हें एक नव भारत का निर्माण करना है। जा, लौट जा, जहां से आया है वहीं लौट जा। तुझे तेरे सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी मातृभूमि की कर्मभूमि में मिल जाएंगे। व्यक्ति व्यक्ति में जगेगी जब राष्ट्र भक्ति भावना, तभी तेरे जन्म की पूर्ण होगी साधना। प्रणाम ऋषिवर, मेरा जीवन आपके दर्शन कर और आपके मार्गदर्शन से धन्य हो गया। ऋषिवर, मैं इसी क्षण से मातृभूमि को वंदन कर गुजरात लौट रहा हूँ। मोदी जी ने सन 1967 में 17 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता लेकर वह सन 1974 में तत्कालीन सरकार के विरुद्ध नवनिर्माण आंदोलन में शामिल होकर सदस्य मित्रों और लोगों के भीतर नवीन ऊर्जा का संचार कर एक नई सोच की सुबह का शुभारंभ किया। नरेंद्र, जल्दी चलो, शाखा का समय हो गया। संघ संपत। संघदक्ष आरम। संघदक्ष ध्वज प्रणाम। 1 2 3। संघ उपविश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ एक संगठन नहीं, एक सेवा है जो देश के लिए निरंतर श्रेष्ठ कार्य करती रहेगी। जो देश का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। और याद रहे, आवाज उठे तो सिर्फ तिरंगे और आवाम के लिए, और प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य, सम्मान, संतोष, स्वतंत्रता और अवसर, ये पांचों चीज़ें पाने का पूर्ण अधिकार है। इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। परंतु ये पांचों चीज़ें हर एक व्यक्ति को दिलवाना, ये तो बहुत असंभव बात है। ये तो अमर ग्रंथ गीता के कृष्ण भगवान बनने जैसी बात है, और वो हम बन नहीं सकते। नरेंद्र जी, इसके लिए आपको सब कुछ त्याग कर अपनी सत्ता स्थापित करनी होगी। सरकार कर तो सकती है, लेकिन करेगी नहीं। जो यह जानता है हम इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, वह कर नहीं सकता। हम करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। मैं आज इसी क्षण से देशवासियों के सुख एवं समृद्धि के लिए और अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए अपना सर्वस्व जीवन अर्पित कर इस कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगा। संघ उत्तिष्ठ। संघदक्ष प्रार्थना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं,
अध्यक्ष ध्वज प्रणाम 1 2 3। अपने राज्य की बढ़ती समस्याओं को देखकर मोदी जी ने गुजरात में जन जागृति का कार्य तेजी से करना प्रारंभ कर दिया। चाचा जी प्रणाम। संघ से लक्ष्मण राव इनामदार जी वडनगर आ रहे हैं। आरएसएस के बहुत बड़े नेता हैं इनामदार जी। अरे हमारा नेता तो एक ही है ने, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो आ रहा है कि नहीं बे बताने। प्रणाम चाचा जी। जय हिंद जय भारत। आपका आशीर्वाद लेने तो मुझे आना ही था। ए जीते रहो बेटा, हमारा तो सिर्फ तुझे सुनने का ही मन करता है। अरे चाचा जी ऐसी बात नहीं है, और भी बहुत अच्छे अच्छे वक्ता संघ से जुड़े हुए हैं। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं। अरे काकी जय श्री कृष्णा। कमर का दर्द अब कैसा है? माँ ने जो औषधि आपको दी थी उससे कुछ आराम हुआ कि नहीं? अरे बेटा, कमर के दर्द में तो अब काफ़ी आराम है, मगर आँखों से अब कुछ अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो क्यों इतना चलती फिरती हो? अब तो आपके आराम करने के दिन है काकी। अरे बेटा, गई थी पतंजलि का दंत क्रांति लेने, वो तो मिला नहीं, मगर ले आई केश क्रांति शैम्पू। क्रांति नहीं काकी, कांति। अच्छा बेटा, एक बात तो बताओ, ये बाबा रामदेव कहाँ रहते हैं? काकी हरिद्वार रहते हैं बाबा जी। अरे बेटा, बाबा जी दंत मंजन तो कई प्रकार का बना रहे हैं, कोई अंतरंजन भी बना देते तो जिंदगी से मुक्ति मिलती। अरे काकी कैसी बात करती हो? अंत मंजन क्यों बनाएंगे बाबा जी? हाँ मगर योग से प्राण वायु कैसे बाहर फेंकते हैं वो जरूर बता देंगे बाबा जी। अरे भाई अरुण दीक्षित, जरा काकी का हाथ पकड़कर घर तक छोड़कर आओ। मैं सभी लोगों से बात कर उनको समझाता हूँ। जय हिंद जय भारत। साथियों, मेरे प्यारे भाइयों एवं राष्ट्र की मातृशक्ति, अब गुजरात का विकास और आने वाले दिनों का भविष्य सब कुछ अब आपके हाथों में है। आप सभी तो जानते ही हो, गुजरात में पिछले 5 वर्षों से विकास का कोई कार्य नहीं हुआ। इस सरकार ने हमारे और आपके बच्चों के भविष्य के लिए ना तो कोई स्कूल बनवाया और ना ही कोई अस्पताल। ऐसे हालातों में हमें कोई नया विकल्प तलाशना ही होगा। हाँ नरेंद्र, तलाशना ही होगा। नरेंद्र, सभी राजनेता भ्रष्ट हैं, दूसरा विकल्प क्या हो सकता है? तुम ही बताओ। भारतीय जनता पार्टी ही अब गुजरात के पास एकमात्र विकल्प है, और हमें इस बार भारी बहुमत से पार्टी को विजयी बनाना ही होगा। नरेंद्र, परंतु पार्टी के भीतर तो पहले से ही काफी मतभेद है, ऐसे में। काका अब ऐसा नहीं है, समय बदल रहा है, और इसीलिए तो पार्टी के शीर्ष नेता श्री लक्ष्मण राव इनामदार जी यहाँ आ रहे हैं। हमें भारी संख्या में वहाँ पहुँचकर अपनी एकता का परिचय देना ही होगा। नरेंद्र, तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। हम सभी तेरे साथ हैं। हाँ, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। समय गुजरता गया और बहुत ही तेजी से नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात की जनता के बीच लोकप्रिय होने लगे। साल 1987 से 1995 के मध्य नरेंद्र मोदी ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के
नेतृत्व व मार्गदर्शन में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालकर भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत शिखर तक पहुंचा दिया। मगर बात 2001 में सीएम केशुभाई पटेल को लेकर पार्टी के भीतर विरोध के स्वर बुलंद होने लगे। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में मोदी जी पहली बार विधायक दल के नेता चुने गए और 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ग्रहण की। तो जैसा आप देख सकते हैं, मोदी जी का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ गुजरात में आज उत्सव का माहौल है। एक आम इंसान से सीएम बनने का सफर कितना दिलचस्प है, यह हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। आइए, इससे पहले हम ले चलते हैं आपको सीएम आवास के बाहर, जहां एक खास गरबा नृत्य हो रहा है। कैमरामैन आदित्य प्रताप के साथ मैं रिया। चांद भी है आया झूमने
मुख्यमंत्री रूप में शपथ ग्रहण के कुछ ही वर्षों बाद 26 अप्रैल 2013 को मोदी जी ने हरिद्वार में वैदिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा के समावेश को प्रदर्शित करता हुआ एक भव्य शैक्षणिक संस्थान आचार्य कुलम का उद्घाटन कर देश में एक नई शिक्षा पद्धति का शुभारंभ किया। आज हमारे लिए ही नहीं, संपूर्ण भारत के लिए गौरव का दिन है। एक बात तो ये है कि देश के भीतर प्राचीन वैदिक और आधुनिक शिक्षा का शुभारंभ हुआ है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसे मुझे पतंजलि के मंच से कहते हुए बड़ा हर्ष और गौरव हो रहा है, ऐसी नवीन शिक्षा पद्धति का शुभारंभ गुजरात के यशस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। मैं आज से 7 साल पहले जब गुजरात गया तो वहाँ अनेक प्रकार की समस्याएं थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने जिस तेजस्विता और गंभीरता के साथ सभी समस्याओं पर कार्य किया, उसकी आज पूरे देश में चारों ओर प्रशंसा हो रही है। और मुझे आज संत समाज के बीच ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि देश का शीर्ष नेतृत्व भी भाई नरेंद्र मोदी जी जैसे विवेकशील, कर्मठ, सत्यवादी, विकास पुरुष और चरित्रवान व्यक्तियों के हाथों में ही होना चाहिए। स्वामी जी, आप कुछ कहें और आपकी नजर देश और संत समाज समझ न पाए, ऐसा हो नहीं सकता। और ये नया भारत आपके संकल्पों की विचारधारा के साथ चलकर ही एक श्रेष्ठ भारत बन सकता है। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपके नेतृत्व में ही भारत विश्व गुरु बनेगा। स्वामी जी, अगर हमें देश को 100 साल आगे लेकर जाना है तो देश के पास भाई नरेंद्र मोदी जी जैसा एक ही जौहरी है जो देश को अपनी कर्तव्य निष्ठा और ओजस्विता से बहुमूल्य आभूषण बना सकते हैं। और अगर इस देश को बाहरी आक्रांताओं और कूटनीतिक चालों से कोई बचा सकता है तो ऐसा अद्भुत सामर्थ्य सिर्फ भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ही दिखा सकते हैं, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। मुझे लगता है आज सभी राष्ट्र संतों ने एकजुट होकर अपना निर्णय सुना दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री पद पर अब कोई आसीन होगा तो वो कोई और नहीं, स्वयं भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही प्रधानमंत्री के रूप में संपूर्ण राष्ट्र का शीर्ष नेतृत्व करेंगे। सभी राष्ट्र संतगण अपने आशीषों की वृष्टि कर और पतंजलि योगपीठ अपनी शुभकामनाओं सहित आज और अभी से ही आपके भावी प्रधानमंत्री बनने की परिकल्पना को सत्य करने में पूर्ण सहयोग करने का वचन देते हैं। स्वामी जी, हम सभी आपके फैसले का अभिनंदन करते हैं। स्वामी जी, ये लीजिए तिलक का थाल और अपने शुभ हाथों द्वारा मोदी जी का तिलक करें। एक ओर जहां स्वामी जी ने दिल्ली के जंतर मंतर सहित देश के अनेक राज्यों में तत्कालीन सरकार के भ्रष्टाचारों और काले धन के खिलाफ व्यापक व्यवस्था परिवर्तन आंदोलन किया, तो वहीं दूसरी ओर मोदी जी ने पार्टी के नेताओं और सरकारी दफ्तरों के उच्च अधिकारियों से राज्य में सभी नियमों का सुचारू रूप से पालन करने का आग्रह किया और साथ ही भूमाफियाओं, घूसखोरों, डकैतों एवं राज्य में अशांति फैलाने वाले सभी गैर कानूनी लोगों के प्रति कठोर कार्यवाही करने का आदेश सुना दिया। सर, आपके आदेशानुसार अभी कुछ देर पहले ही गुजरात के मशहूर उद्योगपति आदित्य वर्धन रेड्डी पर एसएसपी द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी सभी कंपनियों को सील कर दिया गया। साथ ही पिछले 5 वर्षों का टैक्स उनसे वसूल करते हुए राज्य के सभी शहीद सैनिकों के परिवारों को वितरित कर दिया गया है। जोशी जी, भारत में कहीं भूखमरी है तो कहीं लाचारी है तो कहीं अस्पतालों में बेड नहीं है, लोग सड़कों पर मरने को मजबूर हैं। देश का नौजवान साथी डिग्रियां लेकर सड़कों पर धक्के खा रहा है। ये काला धन बाहर निकालकर बहुत से स्कूल,
अस्पताल और रोजगार के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को गुजरात में स्थापित कर इस राज्य को भारत का एक सशक्त व खुशहाल राज्य बनाना ही मेरा पहला संकल्प है। सर, आपको सलाम करता हूँ। क्या सोच है सर आपकी? ग्रेट सर, ग्रेट। सर, रतन टाटा जी गुजरात एयरपोर्ट पर पहुँचने ही वाले होंगे। सर, किस टाइम पर उन्हें सीएम ऑफिस बुलाया जाए? जोशी जी, रतन टाटा भारत के सच्चे देशभक्तों में से एक हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को टाइम दिया नहीं जाता, उनसे लिया जाता है। मैं स्वयं उनका अभिनंदन करने एयरपोर्ट जाऊंगा। सर, अगर आपका अगला इन्वेस्टमेंट गुजरात में करने का आइडिया है तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? सर, कंपनी का सीईओ होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया में अप्रूवल लेने के लिए 1 से 1.5 साल का वक्त लग जाएगा। इंडिया इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। गुप्ता जी, रतन टाटा ने इंडिया को नहीं बनाया, बल्कि इंडिया ने रतन टाटा को बनाया है। नेक्स्ट टाइम याद रहे। नमस्कार मोदी जी। जय हिंद रतन जी। आपका वक्त बहुत कीमती है। मैं यहीं पर सीधे काम की बात करना चाहूँगा। मोदी जी, मैंने आज तक आपके काम करने के तौर तरीकों के बारे में सुना ही था, आज देख भी लिया। बताएं मोदी जी, आपने मुझे यहाँ क्यों इनवाइट किया? लाखों लोगों के परिवारों के लिए एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट। अगर आप यहाँ आ गए तो गुजरात भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब बन जाएगा और यह काम आपके अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। गुप्ता जी, गो अहेड। सर, हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उसके लिए हमें 500 एकड़ जमीन चाहिए होगी और मुझे नहीं लगता गुजरात में इतनी जमीन आसानी से मिल जाएगी। गुप्ता जी, 1 मिनट के अंदर आपको सांगड़ में 1100 एकड़ जमीन सरकार द्वारा दी जाएगी। और कुछ? मोदी जी, हम तो अपने प्रोजेक्ट के लिए सड़क ढूंढ रहे थे, आपने तो पूरा हाईवे दिखा दिया। टाटा ग्रुप ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर सांगण में स्थापित कर दिया। देखते ही देखते दुनिया भर से बड़ी बड़ी कंपनियां गुजरात में स्थापित होने लगीं और युवा शक्ति को रोजगार प्रदान कर मोदी जी ने एक सशक्त भारत की परिकल्पना को सच कर दिखाया। जीत का यह सिलसिला लगातार जारी रहा। मोदी जी लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीतकर गुजरात के सीएम बने रहे, मगर 2012 में पूरे देश और बीजेपी के भीतर उन्हें भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखा जाने लगा। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी एक राज्य से राष्ट्र के लिए कार्य करने लगे। भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित कर योग को एक नई पहचान दिलाई। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर 125 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं और समस्त पतंजलि परिवार मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मोदी जी ने अपने विराट वैश्विक नेतृत्व के द्वारा आज महर्षि पतंजलि सहित अनंत काल से चली आ रही ऋषि ऋषिकाओं की योग परंपरा को गौरव प्रदान कर भारत की धरोहर की विजय पताका को फहराकर पुनः एक बार विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित कर दिया है। मैं विश्व पटल पर उनकी सफलता के लिए एक बार पुनः भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों, बहनों और मित्रों, मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना स्वामी जी के अथक प्रयासों का ही परिणाम है। जिस प्रकार स्वामी रामदेव जी ने
संपूर्ण विश्व में स्वास्थ्य और आरोग्य के योग को घर घर पहुंचाकर विश्व के प्रत्येक व्यक्ति में भारतीय योग संस्कृति की अलख को जगाया, वह आज विश्व पटल पर एक विराट स्वरूप में हमें दिख रहा है। वास्तव में ये कार्य मैंने नहीं किया, अपितु ये तो स्वामी जी की निरंतर कार्यशीलता और उनके अथाह ज्ञान के सागर द्वारा ही विश्व पटल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्थापित हुआ है। परंतु स्वामी जी ने जिस सहज स्वभाव से मुझे सम्मान दिया है, उसके लिए मैं सर्वदा उनका आभारी रहूंगा। जोर से बोलिए मेरे साथ, भारत माता की।